गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ राजनीतिक शास्त्र विषय के VVI लघु उत्तरीय प्रश्न जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न लाया हूँ, योजना अवकाश क्या है। मित्रों, मैं बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको 2015 और 16 में भी पूछे गए थे। योजना अवकाश क्या है, तो इसका उत्तर है तीसरे पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक जो चला, उसके बाद क्रम में व्यवधान पड़ गया, इसलिए एक वर्षीय योजनाएं बनी जिन्होंने 1966 से 67, 1967 से 68 तथा 1968 से 69 की अवधि को लिया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम ही टूट गया, इसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया। योजना अवकाश यही है कि 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई और पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम ही टूट गया, इसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे लगता है कि वह अर्थव्यवस्था जो खुला हो, लेकिन हम आते हैं राजनीतिक शास्त्र की भाषा में कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर है कि यह अर्थव्यवस्था की एक विचारधारा या दर्शन है जिसके अंतर्गत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे उद्योग और व्यापार आसानी से शुरू किए जा सके। इसके फलस्वरूप घरेलू बाजार खुल जाते हैं, कठोर आर्थिक प्रतिबंध हटने लगते हैं, पूंजी का मुक्त प्रवाह होने लगता है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां सक्रिय हो जाती हैं। इसके विपरीत बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिसमें उद्योग और व्यापार शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति, आर्थिक प्रतिबंध, पूंजी का अमुक्त प्रवाह आदि सम्मिलित है। तो ये आपका खुली अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, तो इसका उत्तर है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र आर्थिक विकास करते हुए समाज के समाजवादी स्वरूप की तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मूल उद्देश्य घोषित किया गया। इसी के मद्देनजर इसमें निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए जो इस योजना के मूलभूत उद्देश्य है। वह उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि करना ताकि देश का जीवन स्तर उन्नत हो सके। सेकेंड है तीव्र औद्योगिकरण जिसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल हो। और थर्ड है रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि तथा अंतिम है आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी करना। तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बारे में मैंने बताया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उद्देश्यों को बताइए। तो नीति आयोग के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान दिया गया। 1952 से 2014 तक राष्ट्रीय विकास योजनाओं में केंद्र तथा राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता था। नीति आयोग विकास योजनाएं तैयार नहीं करेगा, विकास की राष्ट्रीय राजनीति पर अपने सुझाव देगा। नीति आयोग का मानना है कि मजबूत राज्यों से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष तथा कतिपय विशेषज्ञ सदस्य एवं केंद्रीय मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। तो ये आपका नीति आयोग का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम FDI का नाम देते हैं, FDI क्या है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको 2013 में भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में हम लोग जानते हैं, हाल के ही वर्षों में विदेशी पूंजी तथा अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कर रियायतों, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में निम्न कर दरों, कुछ अवधि तक नए स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लाभों पर कर छूटों जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई भारतीय उद्योग की प्रौद्योगिकीय उन्नयन, सार्वभौमिक प्रबंधकीय कौशल और क्रियाविधियों के प्रति पहुंच, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक कार्यकुशल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरल शब्दों में यह किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश है। इससे निवेशकों को कुछ देश की कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा मिल जाता है। इसके लिए आमतौर पर उस कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। तो ये आपका जो है एफडीआई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं? तिलहन के उत्पादन अथवा तेल प्रदान करने वाले पौधे जैसे सूरजमुखी का पौधा, सोयाबीन आदि का उत्पादन बढ़ाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। इसे ही पीली क्रांति कहा जाता है। तो मित्रों यह समझ लिया कि पीली क्रांति होता क्या है, कि पीली क्रांति में होता क्या है कि तिलहन से संबंधित होता है पीली क्रांति, जिसमें सूरजमुखी, सोयाबीन आदि का उत्पादन बढ़ाना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। इसी को हम पीली क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, दो शब्द है, मिश्रित और अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो मिश्रित हो, मिला हुआ हो। तो चलिए हम आते हैं इसके बारे में जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में की जाती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुने कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में की जाती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में एक लंबी बहस के बाद यह निश्चित किया गया है कि भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही अपनी अपनी भूमिका निभाने देना चाहिए। अतः भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र समाजवादी चिंतन पर कार्य करता है जबकि निजी क्षेत्र उदारवादी चिंतन पर कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। अगला महत्वपूर्ण सवाल है 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था? ध्यान देंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था। आपातकाल में इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार, पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मसले शामिल थे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में यही सारे चीज शामिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो इसका उत्तर है कि संविधान के अनुच्छेद 314 में चुनाव की व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। तो हम लोग जान गए मित्रों कि निर्वाचन का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का है। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। तो निर्वाचन आयोग का कार्य
निम्नलिखित है, जिसमें संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है, जिन्हें पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। तो पहला कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, कि उसका क्षेत्र कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन का नामावली जो है तैयार करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कौन सा दल राजनीतिक दल है उनको मान्य करना। चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, तो सभी राजनीतिक दलों का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है, अलग अलग छाप दिए जाते हैं। अगला है निर्वाचन का संचालन करना और छठा है चुनाव रद्द करना। अगर कहीं पे ऐसी स्थिति होती है भगदड़ की या बूथ छापने की या गलत मतदान जहाँ पे हो रहा है तो उसकी अगर बूथ लूटने की, तो वहाँ पे उस चुनाव को रद्द करने की भी पावर निर्वाचन आयोग का होता है। सातवां है उपचुनाव करवाना। आठवां है उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन पे बहुत सारे जो है मुकदमा दायर होते हैं, उम्मीदवारों को जो है अयोग्य ठहराने का भी काम निर्वाचन आयोग करता है। और नौवां है राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी जो है निर्वाचन आयोग सलाह देता है समय समय पर, उसका भी कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है जानेंगे कि संविधान और संविधान के अनुच्छेद 352 की विशेष व्यवस्था के बारे में समझाइए। तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जिसमें 352 का एक विशेष महत्व है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत 1975 में देश के आंतरिक गड़बड़ी की आशंका का तर्क लेकर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा की सिफारिश की थी। तो ये संविधान के अनुच्छेद 352 में बताई गई है। इसकी व्यवस्था के बारे में हम लोग जान गए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रपति शासन 2005 में लगा था। उस समय याद है राष्ट्रपति शासन में क्या होता था। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं, विद्यार्थी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थिति में लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन कौन सा ऐसा परिस्थिति देश में आ जाता है तो उसको लगाने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। उसके लिए भी संविधान में जो है अनुच्छेद बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी राज्य में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की सरकार अपदस्थ हो जाएगी तथा विधानसभा भंग या निलंबित रहेगी। यह घोषणा 2 माह तक के लिए चल सकती है। यह घोषणा 2 माह के लिए चल सकती है, लेकिन संसद इसकी अवधि एक बार में 6 महीने तथा कुल 3 साल तक बढ़ा सकती है। यह अधिकार होता है राष्ट्रपति शासन का। इस समय के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस समय के दौरान सारा शासन का भार राज्यपाल पर रहता है तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था होती है राष्ट्रपति शासन पे। तो अगर किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व, कार्यभार जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है और उसका सलाह राष्ट्रपति करते हैं, सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का
नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपातकाल जो है, हम लोग जो है 1975 की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 1975 के आपातकाल का नागरिक अधिकारों और नागरिकों की दशा पर बुरा प्रभाव पड़ा था। 1975 में आपातकाल लगाया गया था। नागरिक अधिकार तथा मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और कोई व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु न्यायालय में नहीं जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना आरोप लगाए अपने को बेगुनाह होने का अवसर दिए बिना बंदी बनाया जा सकता था। तो उस समय की बात है, आपातकाल का नागरिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है कि दल बदल का क्या अर्थ है? दल बदल का क्या अर्थ है और राजनीतिक दल बदल क्या है? इसको ध्यान से सुनेंगे। बार बार अब प्रश्न पूछता है, जैसे 2015 में और 19 में भी पूछे गए थे। और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है राजनीतिक शास्त्र का, जो आगामी होने वाली परीक्षा में पूछेंगे। तो मैं बता दूं कि दल बदल क्या होता है और राजनीतिक दल बदल क्या है। राजनीतिक हित की पूर्ति हेतु एक दल छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता प्राप्त करना दल बदल कहा जाता है। इसे ध्यानपूर्वक सुने कि राजनीतिक हित की पूर्ति हेतु एक दल को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता प्राप्त करना दल बदल कहा जाता है। भारत में दल बदल के मुख्य कारण निम्नलिखित है। ध्यान से सुनेंगे। भारत में दल बदल के मुख्य कारण निम्नलिखित है। जैसे पहला कारण है कि दल बदल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति और मंत्री पद का प्रलोभन है। अगर कोई पार्टी को या कोई मंत्री को जो है हम मंत्री पद का प्रलोभन देते हैं, राजनीतिक सत्ता उसको हम देते हैं, तो इस प्रलोभन से जो है दल बदल करता है। दूसरा है कि आर्थिक लाभ के लिए दल बदल किया जाता है। कोई पार्टी ज़्यादा पैसा देता है तो वह मंत्री इस दल से दूसरे दल की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं और आर्थिक लाभ उन्हें मिल जाता है। तीसरा है जब किसी दल का महत्वपूर्ण सदस्य और अन्य दल को दल से टिकट नहीं मिलता, तब दल बदल का सहारा लिया जाता है। मान लेते हैं कि हम जनता दल में हैं और हमें अपने पार्टी से हम टिकट नहीं मिला, और दूसरा पार्टी कहता है, कांग्रेस अगर कहता है कि आइए हम आपको टिकट देंगे लड़ने के लिए, तो क्या करता है कि मंत्री इस दल से निकलकर दूसरे दल में सदस्यता प्राप्त कर लेता है, वहाँ से उसको टिकट मिल जाता है। तो टिकट के लोभ में भी मंत्री लोग जो है दल बदल करते हैं। अगला है कि विधायकों और दलीय नेताओं के बीच व्यक्तिगत संघर्ष होने से दल बदल होता है। विधायक और दलीय नेताओं के बीच संघर्ष होने से भी दल बदल हो जाता है। आपस में जो है लड़ाई कर लेना, संघर्ष होना, तो जिससे के कारण इस पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता। तो ऐसी नौबत आती है दल बदल करने की। अगली है चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल का महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति थी। छठा है राजनीतिक दलों की निश्चित सिद्धांत नहीं है। सभी गैर साम्यवादी दलों की नीतियां प्रायः एक जैसी है, जिस कारण एक दल से दूसरे दल में जाना आसान है। तो इस तरह से दल बदल का अर्थ हम लोग समझे। अगला सवाल है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है। यह ध्यान देंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात जब आती है और उसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये सवाल जानने वाली बात है। परीक्षा में पूछे या ना पूछे, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी हमें रहनी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें ये सब प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दें मित्रों कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने
उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रहेगा। तो इसका नियम होता है कि यह 5 साल के लिए जो है नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक क्या है? तो वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही रखे जा सकते हैं। विधानसभा द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है और विधान परिषद 14 दिनों के अंदर विधेयक वापस कर देती है। यदि 14 दिन के भीतर परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो यह दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो ये होता है आपका वित्त विधेयक। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, नौकरशाही का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि भारत जैसे विशाल देश को एकजुट करके शासन करना महत्वपूर्ण और कठिन कार्य था। इसलिए नीति निर्माण के समय राष्ट्रीय एकता, अखंडता जैसी समस्याएं सरकार के आड़े आई और वचनबद्ध नौकरशाही व वचनबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा अपनाई, जिसके मुख्य उद्देश्य भारत को सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की ओर ले जाना था। तो ये आपका नौकरशाही का अर्थ समझ गए आप। अगला सवाल है सिविल लिबर्टी, जिसे हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो अभी हम लोग नागरिक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जो संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। प्रोफेसर आशीर्वादन के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को सीधे शब्दों में समाज में प्राप्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। समाज अपने नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है, जिसके बिना नागरिक अपना विकास नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों तक सुविधाओं को ही नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता इत्यादि सम्मिलित है। प्रत्येक देश में नागरिक स्वतंत्रता एक जैसी नहीं होती है। इस प्रकार यह ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि भारत में यह स्वतंत्रता है तो दूसरे देश में भी इस चीज़ की व्यक्ति को, नागरिक को स्वतंत्रता होता है। तो हर देश का नागरिक स्वतंत्रता एक जैसी नहीं होती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल मैं लेके आया हूं कि समानता का अधिकार क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार क्या है? तो समानता के अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि संविधान में समता संबंधी अधिकारों का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। भारत के सभी नागरिक कानून की निगाह में एक समान है और सबों को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त है। कानून के सामने समता। दूसरा है कानून के सामने समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक समान है। यह अपने जीवन की सुरक्षा और उन्नति के अवसर न्यायालय द्वारा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसके बारे में सामाजिक समता। ये समानता का अधिकार है और प्रकार भी है। सामाजिक समता, सोशल इक्वालिटी क्या होता है कि किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सिनेमाघरों या सरकार द्वारा निर्मित कुओं, जलाशयों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने में नहीं रोका जाएगा। ये सामाजिक समता है। अवसर की समता, इसका अर्थ यह है कि केवल मूल वंश, जाति, वर्ण, लिंग और धर्म इत्यादि के आधार पर राज्य के भीतर किसी भी पेशा, रोजगार, नियुक्ति और पदोन्नति करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे नागरिक स्त्री हो या पुरुष हो। अगला है अस्पृश्यता का अंत। ये सारे समानता का अधिकार है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अस्पृश्यता का अंत, संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अतः अछूत समझे जाने वाली जातियों की उन्नति के लिए विशेष सुविधा दी गई है। जो जिस जाति को लोग अछूत समझता था उसको संविधान में
विशेष उन्नति, उसकी उन्नति के लिए विशेष सुविधा दी गई है। अगला है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हो गया। इसके द्वारा, शिक्षा द्वारा सेना संबंधी उपाधियों के अलावे सभी तरह की उपाधियां, टाइटल्स का अंत कर दिया गया है। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग अभी भली भांति सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप सुनकर, देखकर, पढ़कर, समझकर आगामी होने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।